फिर से कुछ नई बातें, नए कॉन्सेप्ट और नई लर्निंग के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर के एक और नई ऑडियो बुक समरी, जिसे तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस ऑडियो बुक समरी को, जिसका नाम है विजर्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला, जिसे लिखा है मार्क सिफर ने। तो इस किताब की अगर हम बात करें तो आप निकोला टेस्ला के बारे में क्या जानते हो? कहीं आप भी तो उसे एक क्रेजी जीनियस नहीं समझते, जिसे कबूतरों से बड़ा प्यार था और वो एलियन से कम्युनिकेट करता था। एक ऐसा पागल साइंटिस्ट जिसने डेथ रेस क्रिएट की थी, लेकिन गरीबी और भुखमरी ने उसकी जान ले ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला वर्ड की, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और इस किताब में आप इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टेस्ला अपने नाम को सार्थक करती है। निकोला टेस्ला वो इंसान थे जिनकी बदौलत हम आज अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, चाहे टीवी हो, सेलफोन चार्जिंग या एसी चलाना। आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों, ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स में यूज कर रहे हैं, ये सब निकोला टेस्ला की वजह से ही मुमकिन है। टेस्ला के टाइम पर थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ करता था। तो थॉमस एडिसन ने स्ट्रीट लाइट, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और हाउस होल्ड यूज के लिए इनकैंडेसेंट लैंप्स बनाए थे। लेकिन ये लैंप्स ना आए दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्यूज हो जाया करते थे और इनसे शॉर्ट डिस्टेंस तक की लाइट ही हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें एक कम्यूटेटर और नजदीकी पावर स्टेशन की जरूरत भी पड़ती थी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी टेस्ला का मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेंशन है। वो पहला इंसान था जिसने वाइबल एसी सिस्टम क्रिएट किया। उसके रोटेटिंग मैग्नेट मैकेनिज्म से एसी का स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल हो पाया था। उसने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोस्ट का इस्तेमाल प्रपोज किया था, जिसे कई मील दूर एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से भी पावर दी जा सकती थी। वैसे एसी के अलावा टेस्ला ने कई और भी अमेजिंग इन्वेंशंस क्रिएट किए। तो कुल मिलाकर के उसके खाते में 300 पेटेंट्स आते हैं। लेकिन इतना सब उसने किया कैसे? उसके मोटिवेशन का सोर्स क्या था? और तो और टेस्ला के जीनियस ब्रेन का सीक्रेट आखिर क्या था? उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी? ये सारे सवाल जो आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सभी के जवाब आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बचपन से। निकोला टेस्ला स्मिलिजन, क्रोएशिया में एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर मिलुतिन एक पेरिस प्रीस्ट थे और उनकी मदर दजोका अपने फैमिली फार्म की देखभाल करती थी। उनके पास कई सारे जानवर और नौकर चाकर थे। निकोलस के दोनों पेरेंट्स अमीर फैमिली से थे। वो अपने 5 भाई बहनों में चौथे नंबर का था। निको से बड़ा एक भाई था डैन और 3 सिस्टर्स थी। दोनों भाई मिलकर के काफी शैतानियां करते थे। दोनों अक्सर अपने विलेज के छोटे से तालाब में स्विमिंग करने जाया करते थे, जहाँ पर वो फ्रॉग्स पकड़ते और छोटे मोटे इन्वेंशंस करते थे, जैसे वाटर व्हील्स बनाना, बर्ड्स पकड़ने के लिए स्नेयर्स बनाना और फिश हुक बना करके फिश पकड़ना। निकोलस जब छोटे थे तो उन्होंने मकाक नाम की एक बिल्ली पाली थी। वो अपनी बिल्ली के साथ घास पर लोट पोट होते और खूब हंसते थे। निकोलस को मकाक से बहुत प्यार था। वो प्यार से उसकी पीठ को सहलाया करते थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो बिल्ली की पीठ पर हाथ फेर रहे थे तो उनकी हथेली पर कुछ स्पार्क हुआ। उनके फादर ने कहा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जैसे कि बिजली चमकती है। तो कुल मिलाकर के निकोलस का बचपना बड़ा खुशहाल बीता था। उन्हें अपने फार्म और वहाँ के जानवरों से बहुत प्यार था। उनके पास भेड़, चिकन्स, गीज जैसे बहुत सारे जानवर थे, जिनके साथ वो अक्सर खेला करते थे। लेकिन निकोलस जब 7 साल के हुए तो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। उनके बड़े भाई डैन की घोड़े की पीठ पे से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी और ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डैन उनका लाडला बेटा था। डैन की मौत का सदमा सबसे ज्यादा उनकी माँ को हुआ था, इसीलिए निकोलस को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। अपने भाई की मौत का बर्डन उनके साथ जिंदगी भर रहा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टेस्ला में न्यूरोटिक टेंडेंसी के पीछे कहीं ना कहीं ये वजह भी थी कि उन्हें बचपन में अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया। निकोलस अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अटैचमेंट फील नहीं कर पाए थे। उन्हें हमेशा ये फील हुआ कि उनके पेरेंट्स उन्हें कम प्यार करते हैं और उस पर सबसे बड़ा दुख उन्हें तब हुआ जब उनकी फैमिली ने अपना फार्म वाला घर छोड़ने का फैसला किया। उनके फादर को सिटी ऑफ गॉस्पिक में नौकरी मिल गई थी और यहीं पर ही निकोलस की स्कूली पढ़ाई शुरू हुई। वो बचपन से ही फिजिक्स में जीनियस थे और इलेक्ट्रिसिटी तो उन्हें बहुत ही हैरान करती थी। निकोलस बैटरीज, मोटर्स, इंडक्शन कॉइल और वाटर टर्बाइन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। वो काफी इंटेलिजेंट थे और इसीलिए उन्होंने 4 साल के बजाय सिर्फ 3 साल में हाई स्कूल पूरा कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद निकोलस को कोलेरा हो गया था। तब ये बीमारी गॉस्पिक सिटी में एपिडेमिक की तरफ फैली हुई थी।
लोगों को लगता था कि कोलेरा पानी से नहीं बल्कि हवा से फैलता है, इसीलिए सिचुएशन और भी खराब हो चली थी। निकोलस पूरे 9 महीने तक बीमार रहे, वो बिस्तर पर थे और ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच चुके थे। इसी बीमारी के दौरान उनके फादर ने उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने की परमिशन दी थी, क्योंकि मिलुटिन चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह एक प्रीस्ट बने। लेकिन उन्हें खोने के डर से वो निकोलस को पॉलिटेक्निक स्कूल गराज ऑस्ट्रिया भेजने को तैयार हो गए। तो ये था सफर स्कूल तक। आगे बात करें अगर कॉलेज की, तो टेस्ला ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलस, मशीनरी, इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा बाकी और सब्जेक्ट्स के क्लासेस लेने शुरू कर दिए थे। उनके कैलकुलस के लेक्चरर प्रोफेसर एले ने उनकी प्रोग्रेस स्पीड देख ली थी, इसीलिए वो उन्हें कभी कभी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देते थे। टेस्ला क्लास में 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठते थे। वैसे तो उनका मेन फोकस इंजीनियरिंग पर था, लेकिन उन्होंने बाकी और लैंग्वेजेस भी सीखी। टेस्ला 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। उन्होंने फ्रेशमैन ईयर सारे सब्जेक्ट्स में A+ से पास किया। उनके टीचर उन्हें स्पेशल अटेंशन देते थे, इसीलिए कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उनसे जलते थे। एक दिन फिजिक्स की क्लास में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग घटना घटी। एक डायरेक्ट करंट ग्रामे डायनेमो पेरिस से आया। उसने अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्लास के सामने प्रेजेंट किए और एक्सप्लेन करना शुरू किया। अपने नेचुरल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेटिंग होती है, जैसे कोई नदी ऊपर से नीचे और फिर से ऊपर की तरफ बहती है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हर सेकंड तेजी से डायरेक्शन चेंज करता है और इसीलिए मशीन में कम्यूटेटर होते हैं। ये स्मॉल वायर्स की सीरीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। फिजिक्स के प्रोफेसर प्राउडली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि तभी टेस्ला ने हाथ उठाया और सवाल पूछा, अगर इलेक्ट्रिसिटी को इसके नेचुरल ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में यूज किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर हमें पता चले कि हमें कम्यूटेटर की कोई जरूरत ही नहीं है? टेस्ला के इस तरह सवाल पूछने से प्रोफेसर का ईगो हर्ट हो गया था, इसीलिए उन्होंने टेस्ला को गलत साबित करने के लिए मशीन से कम्यूटेटर का प्लग निकाल दिया। मशीन बंद हो गई और उस दिन से टेस्ला AC बनाने के पीछे पड़ गए। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि मोटर्स को बिना कम्यूटेटर के कैसे चलाया जाए। अपने 3rd ईयर में आते आते टेस्ला बोर हो चुके थे। अब वो क्लासेस अटेंड करने के बजाय लाउंज में दोस्तों के साथ कार्ड्स और चेस खेलते थे। वो बिलियर्ड बड़ा अमेजिंग खेलते थे और अपनी पॉकेट मनी उसी में खर्च कर देते थे। टर्म के एंड में टेस्ला ने फाइनली कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। जब उनके फादर की डेथ हुई तो टेस्ला को मजबूरी में नौकरी ढूंढनी पड़ी और उन्हें बुडापेस्ट हंगरी में अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में जॉब मिल गई। यहाँ पर टेस्ला ने खंभों पर चढ़कर के लाइंस ठीक करने का काम सीखा और वो मैकेनिक तो थे ही साथ एक मैथमेटिशियंस भी थे। टेस्ला ने इंडक्शन का कॉन्सेप्ट सीखा, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के साथ दूर से किसी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट किए बगैर ही इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अपने फ्री टाइम में टेस्ला अंटोनिन गेती के साथ घूमते थे, जो कि उनका फॉर्मर क्लासमेट था और अब वर्कमेट बन गया था। वैसे AC पर उनका काम अभी भी जारी था। AC कैसे काम करता है ये जानने के लिए टेस्ला ने कई सारी DC मशीन्स को तोड़ा और फिर से बनाया। इस चक्कर में वो ना ढंग से खाते थे और ना ही सोते थे। फिर एक दिन उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया। उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से अकड़ गई थी और उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें लगा कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनके दोस्त इस गेती उनकी हेल्प के लिए आए। उन्होंने टेस्ला को एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज किया। एक दिन पार्क में वॉक करते हुए टेस्ला को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। उन्हें आइडिया आया कि AC को कैसे चलाना है। उन्होंने तुरंत अपना आइडिया वहीं पर सैंड में एक लकड़ी से लिख दिया। टेस्ला के इस फेमस डायग्राम को मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन कहा जाता है। DC में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए एक सर्किट होता है। AC के लिए टेस्ला ने 2 सर्किट यूज किए। इमेजिन कीजिए कि रोटेटिंग सर्कल्स एक के ऊपर एक रखे हैं। हर सर्कल में एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर 4 मैग्नेट्स लगे हैं और हर एक मैग्नेट दूसरे वाले को इंडक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहा है और सर्कल्स का रोटेटिंग मोशन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाएगा, चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव। टेस्ला ने पता लगाया कि ये आइडिया हर तरह के इक्विपमेंट पर काम कर सकता है। वो अपने माइंड में मोटर्स चलते हुए देखते थे, फिर वो उसे ड्रॉ कर लेते और फिर अपनी नोटबुक में मैथ करते। इसी बीच टेस्ला और इस गेती दोनों को पेरिस की एडिसन लाइटिंग कंपनी में जॉब का ऑफर मिला, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था कॉलेज का सफर और आगे हम बात करेंगे टेस्ला मीट्स द विजिट ऑफ मेनलो पार्क। तो यहाँ पर 1880 के दौर में इनकैंडेसेंट लैंप एक रेवोल्यूशन बनकर आई, जिसे थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। उसके पहले घरों में, सड़कों पर, रेल रोड्स और बाकी जगहों में गैस लैंप यूज होते थे।
लेकिन एडिसन के इनकैंडेसेंट लैंप्स ने अमेरिका और यूरोप के लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दिया था। टेस्ला यहाँ की जगमगाती सिटी लाइफ को देख करके हैरान थे। पेरिस में टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में जॉब मिली, जिसे चार्ल्स बैचलर मैनेज करते थे। बैचलर ने टेस्ला की इनक्रेडिबल स्किल्स देखकर ही उन्हें जॉब ऑफर की थी और कुछ टाइम के बाद उन्हें न्यूयॉर्क भेज दिया। टेस्ला को ईवी सुरसीन फैक्ट्री में रखा गया था, जहां पर लाइट बल्ब और जनरेटर्स बनते थे। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में टेस्ला की स्किल्स को यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट मिली। उन्होंने ओपेरा हाउसेस, थिएटर्स, रेल रोड स्टेशन और कैफे, इन सभी जगहों में लाइटनिंग इंस्टॉल की। उन्हें काम के लिए पेरिस, बवारिया और बर्लिन भी भेजा गया था। तो 1883 यानी कि 1883 में बैचलर ने टेस्ला को स्ट्रॉसबार्ग प्लांट में इलेक्ट्रिक लैंप्स इंस्टॉलेशन की देखरेख का काम सौंपा। तो यूं ही काम करते करते टेस्ला को जब भी चांस मिलता वो अपने एसी प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जुट जाते थे। उनके दोस्त अब उनके असिस्टेंट बन गए थे। उन्होंने एक डिस्क बनाई और उसे कोयल से कवर कर दिया। फिर उन्होंने इसे एक नीडल पर चढ़ा दिया। टेस्ला को फाइनली अपना आइडिया पूरा होता हुआ दिख रहा था। जब उन्होंने स्विच टर्न किया तो डिस्क घूम रही थी और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा था। तो 1884 में यानी कि 1884 में टेस्ला न्यूयॉर्क पहुंचे। उस टाइम वो 28 साल के थे। उन दिनों ब्रुकलिन ब्रिज बनकर के तैयार ही हुआ था और उस पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रखा गया था। तब एडिसन के लैंप्स ने मेनलो पार्क को रोशन कर दिया था, जहां उस टाइम पर न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों के घर थे। इसीलिए थॉमस एडिसन को विजिट ऑफ मेनलो पार्क भी बोला जाता था। एडिसन ने सेंट्रल स्टेशन और वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग्स को लाइट प्रोवाइड की थी। उन्होंने जाने माने बैंकर जेपी मॉर्गन के मैंशन और ऑफिस बिल्डिंग को भी लाइट प्रोवाइड की। फाइनली टेस्ला की मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई। वो उनसे सेंट्रल स्टेशन के पास न्यू लेबोरेटरी में मिले थे। एडिसन ने उनसे पूछा कि क्या कभी तुमने इंसान का मांस खाया है? ये बात उन्होंने इसलिए बोली थी क्योंकि टेस्ला का बर्थ प्लेस स्मिलिजन ट्रांससिल्वेनिया के पास था, जो कि वैम्पायर की जगह मानी जाती है। तो टेस्ला एडिसन को इस बात के लिए बड़ा एडमायर करते थे कि उन्होंने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इतना कुछ अचीव किया। मगर फिर जल्दी ही उन्हें विजिट ऑफ मेनलो पार्क की कमजोरी पता चली। एडिसन एक्सपेरिमेंट्स करते टाइम बहुत से ट्रायल करते थे और उनसे गलतियां भी बहुत होती थी। इस वजह से उनका काफी टाइम और उनकी मेहनत वेस्ट होती थी। टेस्ला ने सोचा कि एडिसन ने भी उनकी तरह ही सेम एजुकेशन ली है, तो उन्हें अपने इन्वेंशन इजीली कर लेने चाहिए थे। अगर वो कुछ कैलकुलेशंस और फिजिक्स की थ्योरीज यूज कर लेते तो वो शायद इतनी मिस्टेक्स नहीं करते जो उन्होंने की थी। ऐसा लगता था जैसे वो घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हो। एडिसन ने इतने सक्सेसफुल इन्वेंशन किए थे, ये बात टेस्ला को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। खैर, टेस्ला न्यूयॉर्क में अपना लैंप्स इंस्टॉलिंग और डीसी जनरेटर फिक्स करने के काम करते रहे। उन्होंने रेगुलेटर्स, आर्क लैंप्स और कम्यूटेटर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी किए थे। इसीलिए उन्होंने अपना ये वर्क पेटेंट करा लिया था। वो अपना इंडक्शन एसी मोटर का आइडिया लेकर के एडिसन को बेचने गए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। थॉमस एडिसन ने टेस्ला को कुछ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स की रीडिजाइनिंग के लिए $50,000 देने का प्रॉमिस किया था। टेस्ला ने रीडिजाइनिंग का काम फिनिश करने के बाद अपनी पेमेंट मांगी तो एडिसन हंसने लगे। उस ओल्ड विजर्ड ने कहा कि तुम अभी भी एक पर्शियन हो, तुम कभी भी अमेरिकन जोक अप्रिशिएट नहीं कर सकते। टेस्ला ने कंपनी छोड़ दी और वहां से चले आए। इसके बाद आगे जर्नी बढ़ती है लिबर्टी स्ट्रीट की तरफ। टेस्ला 2 बिजनेसमैन से मिले जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ये दोनों थे रॉबर्ट लेन और B.A. वेल। ये दोनों ही टेस्ला के पास न्यू जर्सी राहवे में एक लाइटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का प्रपोजल लेकर आए थे। प्रपोजल ये था कि कंपनी में टेस्ला का नाम यूज होगा और स्टॉक्स में उनका भी हिस्सा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि टेस्ला इसीलिए अग्री हुए थे क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रोजेक्ट के बाद उनका एसी मोटर डेवलप करेंगे। और इस तरह से टेस्ला बड़ी मेहनत से राहवे टाउन की आर्क लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काम में जुट गए। उन्हें इसके लिए वहाँ पर कुछ महीने स्टे भी करना पड़ा। टेस्ला ने वहाँ की कुछ फैक्ट्रीज में और ऑलमोस्ट हर सड़क पर लाइट इंस्टॉल की। उनकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग की खूब तारीफ हुई और इसे इलेक्ट्रिक रिव्यू मैगजीन में भी छापा गया था। इसमें टेस्ला लाइटनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एडवर्टाइज भी था। मगर हुआ ये कि प्रोजेक्ट के खत्म होते ही ले और वेल ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने टेस्ला से झूठा प्रॉमिस किया था कि वो उनके एसी मोटर में इंटरेस्टेड है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने टेस्ला से पूरे टाउन की लाइटनिंग करवाने के बाद उनसे पीछा छुड़ा लिया था। तो यहाँ पर टेस्ला के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्हें मशीन बनाने से ही फुर्सत नहीं थी कि वो कभी पैसे या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच पाते। मजबूरी में उन्हें डिच डिगर बनना पड़ा।
डिच फॉरमैन उस वक्त हैरान रह गया जब एक इंटेलिजेंट दिखने वाला वेल ड्रेस्ड आदमी उसके पास काम मांगने आया। खैर, उसने टेस्ला को काम पे रख लिया और काम खत्म होने पर $2 दिए। लेकिन उस फॉरमैन को टेस्ला का टैलेंट दिख रहा था, इसीलिए वो उन्हें कंपनी इंजीनियर अल्फ्रेड ब्राउन के पास लेकर गया। एक्चुअली ब्राउन ने टेस्ला के लाइटनिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था और वो उनसे काफी इम्प्रेस्ड था। डीसी यूज करने के डिसएडवांटेजेस के बारे में ब्राउन भी जानता था, क्योंकि डायरेक्ट करंट एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती है। इससे अक्सर स्पार्क्स और शॉर्ट सर्किट होते थे। ब्राउन को टेस्ला के एसी मोटर्स में पोटेंशियल दिख रही थी, इसीलिए उसने लॉयल चार्ल्स पैक से हेल्प करने को बोला। लेकिन टेस्ला ने चार्ल्स पैक को अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए कैसे मना लिया, ये है सवाल। एक्चुअली में टेस्ला ने लॉयर को एग ऑफ कोलंबस के बारे में बताया। बात ये थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में एक मिथ स्टोरी थी कि एक बार उन्होंने अपने क्रिटिक्स को चैलेंज किया कि वो अंडे को बिना किसी सपोर्ट के खड़ा करके दिखाए। उनके क्रिटिक्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हार गए। तब कोलंबस ने अंडे के बॉटम में काफी छोटा सा क्रैक किया और उसे स्ट्रेट खड़ा करके दिखा दिया। और जब उन्हें क्वीन इजाबेला ऑफ स्पेन ने अपने दरबार में ये करतब दिखाने के लिए बुलाया, तो कोलंबस इस शर्त पर माने कि उन्हें अटलांटिक क्रॉस करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाए। तब टेस्ला ने पैक से पूछा कि क्या वो भी उन्हें ऐसे हेल्प करेंगे जैसे क्वीन इजाबेला ने कोलंबस को हेल्प दी थी। इस पर पैक ने कहा कि उनके पास इतना बड़ा खजाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो कुछ लोगों को फोन करके हेल्प मांग सकते हैं। पैक के साथ मीटिंग के बाद टेस्ला ने एक अंडा बॉईल किया और लुहार के पास गए। उन्होंने उससे एक ब्रास और आयरन का एग बनाने को बोला। अपनी लैब में वापस आकर उन्होंने एसी पॉलीफेज सर्किट को एक सर्कल के साथ जोड़ा। टेस्ला ने मेटल का अंडा सेंटर में रखा और इलेक्ट्रिसिटी टर्न कर दी। अंडा घूमने लगा। पहले ये घूमता रहा, लेकिन जब रोटेशन ने स्पीड पकड़ी तो अंडा स्ट्रेट खड़ा हो गया। और इस तरह उन्होंने पैक को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डेमो दिया। और इस आइडिया के साथ टेस्ला, ब्राउन और पैक ने मिलकर के टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी खोली। उन्होंने 89 लिबर्टी स्ट्रीट में अपनी लेबोरेटरी सेटअप की। टेस्ला ने अपने पेटेंट्स ब्राउन और पैक के साथ बराबर शेयर किए, जो उन्होंने अपने एसी डायनेमो मोटर्स, कम्यूटेटर्स, पावर ट्रांसमिशंस और कई और इन्वेंशंस के लिए किए थे। तब टेस्ला अपने करियर के पीक पर थे। 15 सालों तक वो लगातार कई अमेजिंग चीजें बनाते रहे और कई पेटेंट्स अपने नाम किए। वो दिन रात काम में डूबे रहते थे। उन्होंने एसी सिस्टम सिंगल फेज, 2 फेज और 3 फेज में कंप्लीट किया। उन्होंने 4 फेज और 6 फेज करंट पर भी एक्सपेरिमेंट किया। फिर उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड इस्गेती उनसे मिलने न्यूयॉर्क आए तो उनके असिस्टेंट बन गए। टेस्ला एक डिजाइनर थे, ब्राउन टेक्निकल एक्सपर्ट और इस्गेती असिस्टेंट। तो इस तरीके से तीनों ने मिलकर के टेस्ला का फर्स्ट एसी इंडक्शन मोटर्स मैन्युफैक्चर बनाया। और इस दौरान पैक फंड जमा करने के लिए बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे थे। टीसी मार्टिन, इलेक्ट्रिक रिव्यू के एडिटर ने उनका लैब विजिट किया। टेस्ला के वर्क स्किल और परफेक्शन लेवल देखकर इस बार भी वो बहुत ही इम्प्रेस थे। मार्टिन ने टेस्ला को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स यानी AIEEE में लेक्चर देने के लिए कन्विंस कर लिया था। मई 1888 यानी कि 1888 में टेस्ला ने अ न्यू अल्टरनेटिंग करंट मोटर पर अपनी स्पीच दी और रातों रात फेमस हो गए। उन्होंने अनाउंस किया कि एसी सिस्टम बिना शॉर्ट सर्किट के काम करता है। इलेक्ट्रिक पोस्ट के इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन की जा सकती है। उनके एफिशिएंट एसी इंडक्शन मोटर से इलेक्ट्रिसिटी को एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कई मील दूर ट्रांसमिट किया जा सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा था जब इलेक्ट्रिसिटी को लाइटनिंग के अलावा होम अप्लायंसेस और फैक्ट्रीज में मशीन्स के लिए भी यूज किया जा रहा था। टेस्ला के सिस्टम को एक्सपर्ट्स ने भी साबित किया। उनके फेमस लेक्चर से जॉर्ज वेस्टिंगहाउस जैसे बिजनेसमैन मैग्नेट भी इम्प्रेस्ड थे। वेस्टिंगहाउस की पिट्सबर्ग में बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वो खुद एक टैलेंटेड इंजीनियर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। वेस्टिंगहाउस ने अपनी कंपनी की सेल्स सिर्फ 1 साल के अंदर चौगुनी कर दी थी। वो कुछ टाइम से एसी इंडक्शन मोटर्स ढूंढ रहे थे। उनके पास कुछ प्रोस्पेक्ट्स तो थे, लेकिन वो उतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। तो वेस्टिंगहाउस ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को लिबर्टी स्ट्रीट टेस्ला लैब भेजा। उन्होंने कुछ स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट किया। बाद में टेस्ला की परफेक्शन और उनके इंडक्शन मोटर की ग्रेट पोटेंशियल ने उन्हें कन्विंस कर लिया था। लेकिन उन्हें जल्द ही कोई डिसीजन लेना था, इससे पहले कि कोई और इन्वेस्टर टेस्ला के एसी पेटेंट को अपने अंडर लेता। तो आगे बात करें इस जर्नी में इंडक्शन एट पिट्सबर्ग की, तो जुलाई 1888 में टेस्ला फाइनली वेस्टिंगहाउस से मिले।
उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि टेस्ला को $5,000 कैश, हर 6 महीने तक $20,000 नोट्स और पर वाट $2.50 पेटेंट रॉयल्टी के लिए मिलेंगे। और अगर टेस्ला 1 साल तक वेस्टिंगहाउस को अपने पेटेंट्स देते हैं तो उन्हें $5,000 मिलेंगे। दूसरे साल में उन्हें $10,000 और उसके बाद $15,000 मिलेंगे। टेस्ला ने डिसाइड कर लिया था कि वो कंसल्टेंट के तौर पर पिट्सबर्ग जाएंगे। उन्होंने इसी इंडक्शन मोटर डेवलप करने के लिए वेस्टिंगहाउस के इंजीनियर्स के साथ एक टीम बनाई। इसके लिए टेस्ला ने कोई प्रोफेशनल फीस नहीं ली, बस अपनी रॉयल्टी पे लेते रहे। वो वहीं पिट्सबर्ग के एक होटल में रहने लगे। लेकिन वेस्टिंगहाउस में टेस्ला सिर्फ 1 साल तक ही रहे क्योंकि बिजनेस में काफी कंपटीशन आ चुका था। थॉमस एडिसन अभी भी डीसी यूज कर रहे थे, हालांकि ये एक डिस्टेंस से पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकता था और ना ही कम्यूटेटर के बगैर चल सकता था। और ऊपर से मार्केट में बने रहने के लिए उन्होंने वेस्टिंगहाउस, टेस्ला और एसी मोटर्स के खिलाफ बैड पब्लिसिटी शुरू कर दी थी। तो एचपी ब्राउन नाम के एक इंजीनियर एडिसन के दोस्त थे। ब्राउन के कई कलीग्स के साथ डीसी प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए करंट लगने से डेथ हुई थी, इसीलिए ब्राउन अपने एक्सपेरिमेंट्स में एनिमल्स यूज करना चाहते थे। एडिसन ने अपने मेनलो पार्क में ब्राउन का वेलकम किया। ब्राउन ने इलेक्ट्रिक चेयर्स बनाई और उसे $1,600 पर पीस के हिसाब से बेच दिया। उन्होंने डॉग्स के एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्हें खूब टॉर्चर किया था। 300 वोल्ट में डॉग डर के मारे भौंकने लगता था। 700 में डॉग खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता और 1000 वोल्ट्स में डॉग की बॉडी दर्द से तड़प उठती। ब्राउन फिर एसी में शिफ्ट करते थे और सिर्फ 300 वोल्ट्स में ही बेचारे कुत्ते की डेथ हो जाती थी। विलियम कैम्बलर नाम के एक गैंगस्टर का कैपिटल पनिशमेंट ब्राउन के इलेक्ट्रिक चेयर के लिए एक टेस्ट केस बन गया था, जिसने कुल्हाड़ी से अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था। एग्जीक्यूशन वाले दिन जब उसे चेयर पर बैठाया गया तो कैम्बलर के मुंह से झाग निकला और उसकी बॉडी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। देखने वाले हैरान रह गए। ब्राउन ने इलेक्ट्रिक चेयर पर एसी यूज किया था। एडिसन ने कैम्बलर का केस यूज करते हुए एसी कंडेम के लिए 24 डॉग्स को टॉर्चर किया और बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि ये वेस्टिंगहाउस की टेक्नोलॉजी है जिससे कि दर्दनाक मौत होती है। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से वेस्टिंगहाउस की रेपुटेशन के साथ साथ उनके स्टॉक और सेल्स भी डाउन हो गए। तो अब वेस्टिंगहाउस का बिजनेस ठप पड़ गया था। उन्होंने टेस्ला से एग्रीमेंट में से $2.50 रॉयल्टी हटाने के लिए पूछा, तो टेस्ला इस शर्त पर मान गई कि उनके इसी इंडक्शन मोटर्स का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा। लेकिन वेस्टिंगहाउस की हालत काफी खराब चल रही थी। उनके इन्वेस्टर्स उन्हें कंपनी के प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने टेस्ला से कहा कि वो उनके ऑपरेशन को अब और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आखिरकार एसी इंडक्शन मोटर्स का काम रोक दिया गया। टेस्ला वापस न्यूयॉर्क चले गए। खुद उनकी वेस्टिंगहाउस के इंजीनियर्स के साथ प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि वो एसी को ज्यादा कॉम्पिटेबल बनाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सजेस्ट कर रहे थे। पिट्सबर्ग में उनके असिस्टेंट चार्ल्स स्कॉट को छोड़कर के उनका कोई दोस्त नहीं था और 2 साल तक खाली बैठने के बाद वेस्टिंगहाउस के इंजीनियर्स ने फिर से एक बार टेस्ला का एसी ऑपरेशंस का काम हाथ में लिया। उनमें से एक बेंजामिन लम्मे थे जो क्लेम करते थे कि लो फ्रीक्वेंसी उनका आइडिया था। कुछ रीडर्स समझते हैं कि लेमे एक जीनियस है जिन्होंने वेस्टिंगहाउस की एफिशिएंट मशीन्स बनाई थी, लेकिन ये सच नहीं है। उस टाइम पर बहुत से इंजीनियर्स एफिशिएंट एसी इंडक्शन मोटर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ टेस्ला को ही सक्सेस मिली। पूरे यूरोप और अमेरिका के इंजीनियर्स ने उनका ही मैकेनिज्म कॉपी किया था। इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ 5th एवेन्यू की। टेस्ला की लाइफ में कई और एक्साइटिंग चीजें होने जा रही थी। 1899 यानी कि 1899 में उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी नई लेबोरेटरी खोली। ये जगह साउथ 5th एवेन्यू में थी, जिसे वेस्ट ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 6 स्टोरी बिल्डिंग का पूरा 4th फ्लोर ले रखा था और वो खुद एस्टर होटल में शिफ्ट हो गए थे, जो कि उनका नया रेजिडेंस था। अब वो एक जीनियस इन्वेंटर माने जाते थे, न्यू एलिट सोसाइटी के मेंबर। वो सर्बिया और क्रोएशिया में भी पॉपुलर हो चुके थे। उनके कंट्रीमैन उन पर बड़ा प्राउड फील करते थे। वो अक्सर यूरोप में अपनी सिस्टर्स और अंकल्स को लेटर्स लिखते और पैसे भेजते थे। पिट्सबर्ग से वापस आकर उन्होंने कई और प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और लाइट के बारे में भी स्टडी की। उन्होंने ऐसी मशीन्स बनाई जो कि डीसी को एसी में ट्रांसफॉर्म करती थी और एसी को डीसी में। उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए टूल्स भी बनाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का आइडिया एक्सप्लोर किया था, जैसा कि उनकी आदत थी। टेस्ला 24/7 काम करते थे। वो होटल सिर्फ शावर लेने के लिए और जरूरी मीटिंग्स अटेंड करने जाते थे। उनके पार्टनर्स पैक और ब्राउन लिबर्टी स्ट्रीट की लैब में ही रहते थे। ज्यादातर टेस्ला के लिए ही काम करना पसंद करते थे या फिर कभी कभी अपने 2 असिस्टेंट्स की हेल्प ले लेते थे।
उन्हें लेट नाइट काम करना बहुत पसंद था क्योंकि उस टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। 1890 में टेस्ला अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स के वाइस प्रेसिडेंट बने। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड मैगजीन के फुल पेज पर उनकी पिक्चर छपी थी। अपने जैसे कई और इंटेलेक्चुअल से भी उनकी फ्रेंडशिप थी। और इसी के साथ आगे बात करें द रॉयल सोसाइटी की, तो 1891 यानी कि 1891 में टेस्ला ने मैकेनिकल ऑसिलेटर को पेटेंट किया। ये एक मल्टीपर्पज मशीन थी। ये करंट को एक स्मूथ और लगातार तरीके से जनरेट करती थी। टेस्ला की ऑसिलेटर में कई मिलियन वोल्ट्स जनरेट करने की कैपेसिटी थी और इसकी फ्रीक्वेंसी में मन मुताबिक चेंज लाया जा सकता था। टेस्ला की इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने वाले ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन से भी दोस्ती हुई। टेस्ला ने एक कंडेंसर, एक इलेक्ट्रिक मीटर और एक इनकंडेंसेंट लाइटिंग के टूल्स भी पेटेंट किए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में स्पीच देने के लिए वो लंदन भी गए। टेस्ला के लेक्चर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल्टरनेट करंट्स ऑफ हाई पोटेंशियल एंड हाई फ्रीक्वेंसी। इस स्पीच को कई जाने माने लोगों ने सुना, जिनमें जे थॉमसन भी थे। सब लोग टेस्ला के अमेजिंग आइडियाज से इम्प्रेस्ड थे। स्टडी के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट से भी ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज है क्या? ये एनर्जी मैकेनिकल, लाइट, हीट और यहाँ तक कि केमिकल एनर्जी किसी का भी फॉर्म ले सकती है। तो टेस्ला अपनी ऑडियंस को बता रहे थे। फिर वो अपने टेस्ला कॉइल पर आ गए। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी किसी थंडर बोल्ट्स की तरह निकल रही थी। वो कई देर तक लोगों को अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाते रहे। टेस्ला एनर्जी के वायरलेस ट्रांसमिशन में परफेक्ट थे। उनके कॉइल से स्टेज पर बिना किसी वायरिंग के ही लैंप जल उठे और उन्होंने डिफरेंट कलर के फॉस्फोरेसेंट लाइट भी डिस्प्ले की। उसके बाद टेस्ला ने कॉइल से कनेक्टेड एक वायर उठाई। अपने दूसरे हाथ से उन्होंने ग्लास ट्यूब पकड़ा था। टेस्ला के टच करते ही ग्लास ट्यूब जलने लगा। वायर की इलेक्ट्रिसिटी ने उनकी बॉडी से होते हुए उनके हाथ के ग्लास ट्यूब को जला दिया था। तो उन्होंने ऐसे कई और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाकर के लोगों को इम्प्रेस्ड कर दिया था। टेस्ला ने ये कहते हुए अपना लेक्चर खत्म किया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में उनका काम जल्दी ही पूरा होने वाला है, जिसके बाद लोग अटलांटिक के पार भी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। उनके इन्वेंशन मैसेजेस को मोर्स कोड या ब्लिंक्स ऑफ लाइट में ट्रांसमिट करके अमेरिका से यूरोप पहुंचा सकेंगे। टेस्ला ने ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सबके लिए एकदम नए थे, जो उन्होंने कभी अमेरिका में शो नहीं किए थे। उनकी ऑडियंस उनके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहती थी, इसीलिए टेस्ला ने एक सप्लीमेंट्री लेक्चर ऐड कर दिया। ऑडियंस में से कुछ लोगों ने पूछा कि वो अपनी बॉडी में इतना करंट कैसे झेल गए। तो टेस्ला ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने करंट की सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है, ना कि पावर या एम्पलीट्यूड। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने मशीन को कुछ 10,000 वोल्ट्स पर सेट किया। एक हाथ से वायर को टच किया और दूसरे में 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब्स पकड़ी। ट्यूब्स में लाइट जलने लगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं जिंदा हूँ, टेस्ला ने कहा। किसी ने पूछा कि आपको पेन हो रहा है, तो टेस्ला ने कहा कि उन्हें अपने हाथ में स्पार्क फील हो रहा है। कभी इससे थोड़ी स्किन जल या छिल जाती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर वो अपने हाथ में कोई छोटा कंडक्टर पकड़ ले तो ये भी नहीं होगा। लंदन में अपने उस लेक्चर के बाद टेस्ला पेरिस गए और वहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स दिखाए। फ्रेंच पेपर्स ने उनकी स्किल्स की खूब तारीफ की थी। वहाँ वो कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से भी मिले, जैसे कि प्रिंस अल्बर्ट ऑफ बेल्जियम। टेस्ला को अपने घर क्रोएशिया भी जाना पड़ा क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी। वो अपनी सिस्टर और अंकल से भी मिलने गए। उन्होंने जाग्रेब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर भी दिया। फिर वो बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बर्लिन और बॉन गए। बेलग्रेड सर्बिया में वो यंग किंग अलेक्जेंडर से मिले। टेस्ला को ग्रांड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट सावा के स्पेशल टाइटल से भी नवाजा गया। जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं फादर ऑफ द वायरलेस। तो यहाँ पर मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि उन्हीं दिनों बना था, उसके पास ही एक होटल गैरलाच टेस्ला का नया ठिकाना था। गैरलाच में एक एलिवेटर लगा था। इसमें इलेक्ट्रिक लाइटनिंग लगी थी और ग्रैंड डाइनिंग रूम्स थे। हर रोज टेस्ला होटल से साउथ फिफ्थ एवेन्यू की अपनी लेबोरेटरी तक पैदल जाया करते थे। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का एक ऑफिशियल मेंबर बनाया गया था और अब तक वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुके थे। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें पहचानते थे। एक दिन ग्रेट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उनसे मिलने आए। वो टेस्ला से एसी सिस्टम के बारे में बात करने आए थे और उन्होंने टेस्ला को कोलंबियन एक्सपोजिशन के बारे में भी बताया। वेस्टिंग हाउस को इस पूरे इवेंट की लाइटनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। उन्होंने टेस्ला से रिक्वेस्ट की कि वो इस अरेंजमेंट को सेट करने में उनके कंपनी इंजीनियर्स की हेल्प करे। वेस्टिंग हाउस अभी भी एसी सिस्टम को लेकर के डाउट में थे, लेकिन टेस्ला ने उन्हें अश्योर किया कि एसी परफेक्टली और ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है।
चाहे इसमें ब्रूशेस या कम्यूटेटर्स ना लगे हो तब भी। टेस्ला ने एक बार फिर वेस्टिंगहाउस के इंजीनियर्स स्कॉट स्ट्रिम्ड और लैमी के साथ मिलकर के टीम बनाई। उन्होंने वेस्टिंगहाउस के लिए न्यू मशीन्स क्रिएट करने में हेल्प की, जिसमें एक लार्ज डायनेमो भी शामिल था। बदले में इंजीनियर्स ने उनके साथ मिलकर के टेस्ला का एग्जिबिट बिल्ड किया, जिसमें वेस्टिंगहाउस का बैनर लगा था। टेस्ला को कंपनी के साथ फिर से काम करके अच्छा लग रहा था। कॉम्पिटिटर्स कंपनी को रॉयल्टी दिए बिना कहीं टेस्ला की टेक्नोलॉजी को यूज ना कर ले, इसीलिए जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को एसी पॉलीफेज सिस्टम का सोल इन्वेंटर डिक्लेयर कर दिया। उसने अनाउंस किया कि उसकी कंपनी के पास टेस्ला के एसी इन्वेंशंस को रिप्रोड्यूस और सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है। उसने अपना इंटेंशन भी एक्सप्रेस किया कि वो टेस्ला की टेक्नोलॉजी को वाटरफॉल्स की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हार्नेस करने के लिए यूज करना चाहते हैं। वेस्टिंगहाउस ने सारे इलेक्ट्रिक मैगजीन्स में ये बात छपवा दी थी। इनफैक्ट आने वाले टाइम में नाइग्रा फॉल्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सेंटर बना, और ये सब टेस्ला के इन्वेंशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। थॉमस एडिसन ने भी नाइग्रा फॉल्स प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाई थी, लेकिन उनकी डीसी से चलने वाली वाटर व्हील्स बिना किसी नजदीकी पावर सोर्स के नहीं चल सकती थी। नाइग्रा फॉल्स पर आज भी टेस्ला का स्टैचू लगा है। और इस बड़े अचीवमेंट के साथ जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लूज एंड्स। जी हाँ, एक यंग इंजीनियर ने टेस्ला को अटलांटिक के पार वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमिट कराने में हरा दिया था। 1899 यानी कि 1899 में इटालियन इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने लेटर एस को मोर्स कोड में डॉट टू डॉट के रूप में ट्रांसमिट करके दिखाया था, जो लाइट मार्कोनी ने अपनी डिवाइस से शो की थी। उसने पूरे अमेरिका और यूरोप को रोशन कर दिया था। टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन से बुरी तरह ऑब्सेस्ड थे। उन्होंने अपना गोल बना लिया था कि वो न सिर्फ अटलांटिक बल्कि पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन लाकर रहेंगे। जाने माने बैंकर जेपी मॉर्गन की मदद से उन्होंने लॉन्ग आइलैंड में वार्डनक्लिफ टावर खड़ा कर दिया था। ये आज के सेलफोन टावर से मिलता जुलता था। टेस्ला ने वार्डनक्लिफ टावर पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और इस चक्कर में उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे का लॉस हुआ। मार्कोनी की सक्सेस के साथ टेस्ला ने जेपी मॉर्गन का सपोर्ट भी खो दिया था। टेस्ला अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसा कहा जाता है कि टेस्ला को इस वजह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो अपने बुढ़ापे में टेस्ला रोज पार्क में जाकर के कबूतरों को दाना खिलाया करते थे। कई बार तो ये बर्ड्स उनके होटल रूम की विंडो तक आ जाती थी। खासकर वो एक सफेद कबूतर के बड़े दीवाने थे, जिसके पंखों के किनारे ब्लैक कलर के थे। टेस्ला ने लिखा था कि उन्हें वो कबूतर इतना प्यारा लगता था जैसे किसी आदमी को कोई औरत। लेकिन उनकी रियल लाइफ में कभी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं रही। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। टेस्ला कहते थे कि सेक्सुअल डिजायर ना होने की वजह से ही शायद वो अपने काम में फोकस कर पाए। जब वो कबूतर मरा तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ से कोई चला गया है, और मुझे पता चल गया था कि मेरी लाइफ का मकसद अब पूरा हो चुका है। और वाकई में कुछ महीनों के बाद ही निकोला टेस्ला की डेथ हो गई। वो 86 साल के थे। एक आदमी को उनकी बॉडी होटल के रूम में मिली। एग्जामिनर ने बताया कि उनकी मौत कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई थी, जो कि हार्ट में ब्लड क्लॉट होता है। इनकी डेथ की खबर सुनकर फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट ने लिखा था, प्रेसिडेंट और मैं मिस्टर निकोला टेस्ला की मौत से बड़े दुखी है। उन्होंने साइंस, इंडस्ट्री और इस कंट्री के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है उसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। करीब 2000 लोगों ने टेस्ला की फ्यूनरल सर्विस अटेंड की थी। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे बात करते हैं द विजर्ड्स लेगेसी। 1956 यानी कि 1956 में टेस्ला की 100 डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए एक सेलिब्रेशन रखा गया था। नोबेल लॉरेट नील्स बोhr की स्पीच इस इवेंट का हाईलाइट थी। बोhr एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कवर किया था। यूगोस्लाविया में पोस्टल ऑफिस ने एक कॉमेमोरेटिव टेस्ला स्टाम्प रिलीज किया। इसके अलावा वहां की गवर्नमेंट में टेस्ला की फोटो अपने 100 दिनार के बिल पर भी रखी। वियना और जाग्रेब में टेस्ला का स्टैचू लगाया गया। इलिनॉइस में भी टेस्ला के नाम पर एक स्कूल है। म्यूनिक में मैग्नेटिक इन्फ्लुक्स इंटेंसिटी यूनिट का नाम टेस्ला है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक कमेटी ने अप्रूव किया था। तो 1976 यानी 1976 में नाइग्रा फॉल्स पर टेस्ला स्टैचू लगाया गया, जिसे यूगोस्लाविया ने गिफ्ट किया था। सेम इसी तरह का एक स्टैचू क्रोएशिया में गॉस्पिक के विलेज स्क्वायर पर भी लगाया गया, जहां टेस्ला पैदा हुए थे और उनका बचपन गुजरा था। इतना ही नहीं, बोस्टन की म्यूजियम ऑफ साइंस में एक बड़ा टेस्ला कॉइल डिस्प्ले में रखा हुआ है।
न्यूयॉर्क में टेस्ला मेमोरियल सोसाइटी और इंटरनेशनल टेस्ला सोसाइटी बनाई गई है। टेस्ला की राख एक गोल्ड प्लेटेड राउंड शेप के अर्न में रखी गई है और इसे बेलग्रेड, सर्बिया में निकोला टेस्ला म्यूजियम में डिस्प्ले में रखा गया है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अगर इस समरी के कंक्लूजन की बात करें तो आपने इस बुक समरी में निकोला टेस्ला के बारे में जाना, ऑल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन के बारे में भी जाना। आपने उसमें थॉमस एडिसन, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, डायरेक्ट करंट और मैकेनिकल ऑसिलेटर्स के बारे में भी जाना। इस किताब में आपको एक्ट ऑफ कोलंबस और वायरलेस कम्युनिकेशन की भी इंफॉर्मेशन दी गई। तो ऐसा क्या था जो टेस्ला एक के बाद एक इलेक्ट्रिकल टूल्स बनाने में रात दिन लगे रहते थे। वो कहते थे कि उनका अल्टीमेट गोल है कि वो ह्यूमंस के लिए फिजिकल लेबर कम करना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा फोकस बाकी क्रिएटिव चीजों में लगा सके। वो हम सबको बेसिक टास्क के बोझ से बचाना चाहते थे ताकि हम लोग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पाए। आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से क्या करते हैं या आप अपने खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? तो अगली बार जब आप वॉशिंग मशीन या एलिवेटर यूज करें तो अपने आप से पूछिए, क्या आप टेस्ला का विजन पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपना स्पेयर टाइम और एनर्जी का यूज कुछ क्रिएटिव, कुछ इंटेलेक्चुअल या कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए वाकई कर रहे हैं? निकोला टेस्ला शायद यही उम्मीद करते हुए इस दुनिया से गए होंगे। तो चलिए हम इस ब्रिलियंट इन्वेंटर को शर्मिंदा ना करें, जिन्होंने हमें एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए अपनी बेसिक नीड्स की भी परवाह नहीं की। उस टैलेंटेड इलेक्ट्रिक इंजीनियर को हम सलाम करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल है। तो चलिए हम खुद से आज ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि क्रिएटिव हो, जो हमें जिंदगी में पीछे नहीं बल्कि आगे ले जाए। हम टेस्ला जैसे ग्रेट लोगों की शुक्रगुजार है, जिनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में बेटर और हायर पर्पस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन टेस्ला का विजन अभी हमने पूरा नहीं किया है और हम लाइफ में और क्रिएटिव सोचे, जो हम चाहते हैं उसे अचीव करें, क्योंकि हमारे पास वाकई में बहुत सारा टाइम है और शायद हमारी जनरेशन को इतनी सुविधाएं मिल रही है, हम बहुत लकी है। इसका पूरा फायदा उठाना बनता है। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। और इस समरी से आपको क्या मिला, क्या आपको सीख मिली, क्या आप फॉलो करने वाले हैं, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई, सब कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और साथ ही साथ आगे किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और जो आपका ढेर सारा प्यार है जो आप हमें देते रहते हैं, हमें मिलता रहता है, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।